एसी सर्किट्स में जो पावर कंज्यूम होता है ना, उसके जो अपन ने रिलेशंस जो निकाले उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने एक जनरल सर्किट लिया जिसमें रेजिस्टर के अलावा जो है वो कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है ना, जनरल इम्पीडेंस है इस सर्किट की। तो ऐसे सर्किट में हमने देखा जो एवरेज पावर कंज्यूम था वो कितना था, V0 I0 by 2 cos थीटा V माइनस थीटा I, और थीटा V क्या है, थीटा V है जो पावर सोर्स है उसके EMF का इनिशियल फेज। ठीक है, और I क्या है, ये जो करंट जो सप्लाई हो रहा है सर्किट में, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा I। ठीक है, तो ये थीटा I ये है। ठीक, और इसका भी लिख ही देते हैं। पावर सोर्स जो है वो है V0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा V। ये थीटा V है, ये थीटा I है, तो एवरेज पावर जो है वो ये आया था। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा कि यदि प्योर रेजिस्टिव लोड यदि हम लेते हैं और उसको एसी पावर हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, एसी ईएमएफ सोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये सर्किट जो है वो एवरेज पावर क्या कंज्यूम करेगा। मतलब यहाँ पे मैंने सिंगल रजिस्टर बनाया, बट कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसका आर इक्विवेलेंट तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, V0 I0 अपॉन 2। ठीक है, ये अपन ने डिफरेंटली डिराइव किया था, ये डिफरेंटली डिराइव किया था, पर ये जो रिलेशन है इससे भी डिराइव कर सकते थे भाई, थीटा V माइनस थीटा I इस केस में 0 हो जाता प्योर रेजिस्टेंस के केस में। अच्छा, उसके बाद में हमने I इफेक्टिव का एक कॉन्सेप्ट जो था वो डिफाइन किया, है ना, I इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पीरियोडिक करंट। ठीक है, तो इफेक्टिव वैल्यू को हमने कैसे डिफाइन किया कि वो करंट यदि डीसी सर्किट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता सेम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को, तो उतना ही पावर कंज्यूम करता। ठीक है, इस तरह से हमने डिफाइन किया, और वो जब हमने निकाला तो वो कितना आया हमारा, I0 by √2। ठीक है, और फिर हमने ये भी देखा कि ये I इफेक्टिव I RMS के बराबर होता है। I RMS को हमने अलग से कैलकुलेट किया, जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है उसकी RMS वैल्यू निकाली, तो वो भी I0 by √2 ही आया। ठीक है, I इफेक्टिव भी I0 by √2 आया, और फिर I RMS भी इतना ही आया। अच्छा, इसी तरह से फिर हमने इफेक्टिव वोल्टेज है ना उसको भी डिफाइन किया, और उसकी वैल्यू भी फिर इतनी ही आती है हमने देखा, और RMS वैल्यू भी V0 by 2 ही आती। ठीक है, अच्छा तो अब क्या है, जो ये वाली रिलेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, I0 by √2 cos थीटा V माइनस थीटा I, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो और ये क्या RMS वैल्यूज हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V RMS I RMS cos थीटा V माइनस थीटा I। तो ये पावर एवरेज का रिलेशन आ गया किसके, RMS वैल्यूज के टर्म्स में। और RMS वैल्यू क्या होती है ये अपने को मालूम, अपने को निकालना आता है। ठीक है, पीक वैल्यू का उसको √2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखें कि यदि कोई डीसी सर्किट है ना, यदि कोई डीसी सर्किट है तो उसमें पावर कंज्यूम क्या रहता है, उसमें तो एवरेज पावर का भी कंज्यूम नहीं है ना, क्योंकि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वेरी तो करते नहीं, तो पावर कंज्यूम क्या होता है, VI। ठीक है, तो अब जैसे इस रिलेशन से हम कंपेयर करें तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डीसी सर्किट में पूरा का पूरा करंट जो है वो पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है ना, इसमें कोई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट नहीं है, पूरा करंट पावर डिलीवर कर रहा है। और इसमें जो है वो कितना करंट जो है पावर डिलीवर कर रहा है, केवल ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो कॉस थीटा वाला पोर्शन है वही पावर डिलीवर कर रहा है। तो इसको यदि हम सपोज वेक्टर फॉर्म में डिपिक्ट करें,
ठीक है। तो और यदि ये वी आई आर एम एस है और ये थीटा वी माइनस थीटा आई को मैं थीटा आई बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आर एम एस कॉस थीटा और ये आई आर एम एस साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है कि करंट का पूरा कंपोनेंट जो है वो पावर डिलीवर नहीं कर रहा है, उसका कारण तो अपने को मालूम है, क्योंकि जहां पे रिएक्टिव कंपोनेंट होता है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर, वो पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो है पूरा का पूरा करंट जो है वो पावर डिलीवरी में नहीं जाता है, केवल एक पोर्शन गया। तो जो पोर्शन पावर डिलीवर नहीं कर रहा है करंट का, वो कौन सा हो गया? आई आर एम एस साइन थीटा। करंट का ये पोर्शन जो है वो पावर डिलीवरी नहीं कर रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है उसको एक स्पेसिफिक टर्म से डिनोट किया जाता है। थोड़ी जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। तो एसी सर्किट्स में ये कंपोनेंट जो पावर डिलीवर नहीं कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, है ना। नाम से ही आपको दिख गया, वॉटलेस कंपोनेंट मतलब जो पावर डिलीवर नहीं कर रहा, है ना, आई आर एम एस साइन थीटा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि आपके जेई के सिलेबस में एक, है ना, आइटम के रूप में इस कॉन्सेप्ट को भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से डिफाइंड है ये, और क्यों है ये भी अपने को मालूम है। अच्छा, एवरेज पावर को लेकर के एक और टर्म देख लेते हैं। एवरेज पावर का क्या रिलेशन आया अपने पास में? वी आई आर एम एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है। अच्छा, इसको थीटा वी माइनस थीटा आई को मैं फाई भी बोल सकता हूँ, ठीक है। एक एंगल से डिनोट कर देते हैं इसको, कॉस फाई, ठीक। ये जो कॉस फाई वाली जो टर्म है, कॉस फाई वाली जो टर्म है, इसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। एसी सर्किट में पावर फैक्टर, ये कॉस फाई वाली टर्म, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, यदि तो फाई 90 है, और फाई 90 का मतलब क्या है? इस सर्किट में ओनली रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं, मतलब केवल इंडक्टर है या कैपेसिटर है, कोई रेजिस्टर नहीं है, नो रेजिस्टर। तब क्या होगा? फाई जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये तो अपने को मालूम है, फाई 90 है तो एवरेज पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। और यदि फाई 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? ओनली रेजिस्टिव कंपोनेंट है इस सर्किट में, मतलब सर्किट जो है वो इस टाइप का है, सिंगल रजिस्टर नहीं, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट, है ना, आर इक्विवेलेंट। तो केवल रेजिस्टिव कंपोनेंट हैं इसमें। जो पावर सोर्स जो ईएमएफ सप्लाई कर रहा है उसके फेज में और जो करंट फ्लोज कर रहा है सर्किट में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे केस में फाई 0 होगा, और ऐसे केस में ऑब्वियसली पावर कंजम्पशन एक तरह से मैक्सिमम हो जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस के बराबर हो गया, ठीक है। और इस केस में वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या हुआ? वॉटलेस कंपोनेंट 0 हो गया, जितना करंट है वो पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखें।